अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का अपना 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। हम आज इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट जो है उसकी बेसिक्स जो है उसकी स्टडी करने वाले हैं। आप देखिए, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट जो है इसे उर्दू में कहते हैं तदाखुले नूर। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है इंटरफेयर करना, यानी एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाना, एक दूसरे के अंदर मिल जाना या मिक्स हो जाना। वही चीज़ उर्दू में भी है। तदाखुल नूर का मतलब है नूर का एक दूसरे में दाखिल हो जाना। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम एक ऐसे फिनोमिनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट एक्चुअली एक लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। इस फिनोमिनन के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या होगा जब लाइट की दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आकर मिक्स हो जाएंगी। ओके, तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट का मतलब है मिलना या मिक्स हो जाना या इंटरफेयर करना। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट या तदाखुल नूर जो है वो बेसिकली होता कैसे है। इसके लिए हम लोग बहुत ही बेसिक पॉइंट्स से आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट नंबर 1 है, S1, यानी ये एक मंबा नूर है, ये नूर को पैदा करने वाला है, ये लाइट पैदा करेगा। तो यहाँ से लाइट की एक वेव हम निकाल लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे हम लाइट को एक ट्रांसवर्स वेव, एक अर्जी लहर के तौर पे लेने वाले हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स थ्योरी हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे लाइट को एक ट्रांसवर्स वेव मान के चलना है। अब सपोज कीजिए कि ये इस सोर्स ऑफ लाइट में से जो वेव निकली, इस वेव ने मीडियम के इस पार्टिकल P के ऊपर आकर ये वेव एक्ट हो गई। और जब ये वेव इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट हुई, यानी इस वेव का जब इस पार्टिकल के ऊपर अमल हुआ, तो इस पार्टिकल में कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज करो इस वेव ने इस पार्टिकल को ऐसे ऊपर उठा दिया। ओके, अगर ये इसको ऐसे ऊपर उठा देती है तो हम लोग उसको कुछ तो भी एक नाम दे देंगे। मान लो कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो हटाव है वो y1 बार है। यानी इस वेव की वजह से, इस लहर की वजह से या इस मौज की वजह से पार्टिकल P का हटाव जो पैदा हुआ तो वो y1 बार है। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट नंबर 2 है और इसमें से एक वेव जो है वो निकल रही है ऐसे, इस तरह से ये वेव आ रही है। यहाँ पर हमारा वही वाला पार्टिकल P है और ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये वाली जो वेव है, इस वेव की स्ट्रेंथ पहले वाली वेव से अलग है। मतलब इसका पावर कुछ अलग है, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मान के चलो आप। तो जब ये वाली वेव इस पार्टिकल के ऊपर आकर ऐड करेगी तो ये इस पार्टिकल को अपने तरीके से या तो ऊपर लेके जाएगी, नहीं तो नीचे लेके जाएगी। यानी या तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, नहीं तो नीचे होगा। सपोज करो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो y2 बार है और ये भी मान लो कि ऊपर ही है। ओके, जैसे ये वाली वेव इसको ऊपर उठा रही है, मान लो ये वेव भी उसको ऊपर ही उठा रही है। ओके, तो अब हमको ये देखना है कि क्या होगा जब ये दोनों वेव्स एक साथ इस पार्टिकल पर आएंगे। तो अगर आप इमेजिन करो कि अगर इस पार्टिकल के ऊपर ये दोनों वेव साइमल्टेनियसली एक साथ अगर आ जाए तो हमको इन दो लोगों को ऐड कर देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हो जाएगा y1 बार प्लस y2 बार। ओके, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिए। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली ये वेक्टर है और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये जो सम है एक्चुअली ये हमारा साधारण टाइप का एडिशन नहीं है, बल्कि ये वेक्टर सम है। ये एक ऐसा सम है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। यानी ये दोनों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर से हमको y की वैल्यू का अंदाज़ा हो सकता है। आप ऐसा इमेजिन करो, मान लो कि y1 जो है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि y1 की वैल्यू +10 सेंटीमीटर है। ओके, +10 का मतलब है कि इसने इसको ऊपर की डायरेक्शन में उठाया और y2 जो है उसकी वैल्यू भी +10 सेंटीमीटर है, मतलब सेकंड वेव ने भी उसको ऊपर उठाया। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जब y की वैल्यू आप निकालोगे वो आ जाएगा 10 + 10 = 20। मतलब उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
ओके, लेकिन अगर पहले वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट मान लो कि +10 सेंटीमीटर है, लेकिन सेकंड वाली वेव ने सपोज करो कि उस पार्टिकल को उसने डाउन कर दिया। अब अगर वो उसको नीचे कर देती है, सपोज करो कि उसने उसको नीचे डाउन कर दिया -10, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये आ जाएगा y बार इज इक्वल टू 10 प्लस -10 एंड इट विल बी 0। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मर्तबा भी आप पहली बार भी आपने ये दोनों को ऐड ही किया था और अभी भी आप उनको ऐड कर रहे हो, लेकिन पहली बार वो दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो रिजल्ट बड़ा हो गया था। इस मर्तबा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए रिजल्ट डाउन हो गया। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जब एक पार्टिकल पर दो वेव्स एक साथ आ जाती हैं लाइट की, ओके, जब एक पार्टिकल पर दो अलग अलग वेव्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक्ट करती है तो उस जगह पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। रिजल्ट का बढ़ना या रिजल्ट का कम होना, यानी डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना या डिस्प्लेसमेंट का कम होना, ये डिपेंड करता है उन दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स की डायरेक्शंस पर। जैसे यहाँ पर ये दोनों की डायरेक्शन, दोनों डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में थे तो रिजल्ट बढ़ गया था। यहाँ दोनों डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, रिजल्ट डाउन हो गया। एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का होना मतलब सेम फेज में होना, यानी ये दोनों वेव्स जो है ये एक जैसी फेज में है, एक जैसी हैयत में है, उस वक्त हम ये बोलेंगे कि रिजल्ट बढ़ रहा है। और जब ये दोनों आउट ऑफ फेज है, एक दूसरे के उलट फेज में है, एक उलट हैयत में है, उस वक्त हम ये बोलेंगे कि उनका रिजल्ट जो है वो डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है, यानी लाइट की किरणें या लाइट की वेव्स जब एक पार्टिकल पर आती हैं तो उस एक पार्टिकल के ऊपर दो इफेक्ट हो सकते हैं। या तो वो पार्टिकल जो है वहाँ का डिस्प्लेसमेंट उसका बढ़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ जाएगी, मतलब वो जो पॉइंट है वो रोशन नुक्ता बन जाएगा, ब्राइट स्पॉट, वो ब्राइट पॉइंट बन जाएगा। अगर वो ब्राइट पॉइंट बनता है तो हम उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर उस पार्टिकल पर ये वाला मामला हो जाता है, मतलब दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज आकर मिल जाते हैं और दोनों का रिजल्ट डाउन हो जाता है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट जो है वो डाउन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो जाता है, उस सूरत में वहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी, हम उसे डार्क स्पॉट कहेंगे, मतलब तारीक नुक्ता कहेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है लाइट की इंटेंसिटी का बढ़ जाना या लाइट की इंटेंसिटी का कम हो जाना, लेकिन काय की वजह से, अलग अलग दो वेव्स के एक साथ एक पॉइंट पर आने की वजह से। तो अब ये पूरी जो कहानी हमने अभी देखा, इस पर से हमको डेफिनेशन बनाना है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो इंटेंसिटी के बढ़ जाने, जिसको हम कहते हैं एनहांसमेंट, या इंटेंसिटी के कम हो जाने जिसको हम कहते हैं कैंसलेशन। ओके, तो या तो एनहांसमेंट या कैंसलेशन। तो ये इंटेंसिटी का बढ़ जाना या इंटेंसिटी का कम हो जाना, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, जब मीडियम के किसी एक पार्टिकल पर दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक साथ आते हैं, उस वक्त उस पर्टिकुलर पार्टिकल पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट या तो बढ़ती है या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। इस फिनोमिनन को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दो टाइप का है, एक का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उर्दू में हम इसे कहेंगे तामीरी तदाखुल, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको हम उर्दू में कहेंगे तखरीबी तदाखुल। तो इसका मतलब तदाखुल नूर दो किस्म का होगा, तामीरी तदाखुल नूर और तखरीबी तदाखुल नूर, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होगा जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होगा जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट डाउन हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर थोड़े से कुछ डिटेल्स में इसकी कुछ फॉर्मूले वगैरह जो है वो देखते हैं कि होता क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया S1
और ये इमेजिन किए कि उसमें से एक लाइट की एक वेव निकल रही है, तो हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेव की वेव इक्वेशन बनाना पड़ेगा या वेव इक्वेशन को ध्यान में लाना पड़ेगा। आप देखिए, हमने इससे पहले एक चैप्टर जो हमारा हो चुका है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो उस जगह पर हमने पढ़ा हुआ है कि वेव की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हम वहाँ पर माइनस के एक्स भी ले सकते हैं, प्लस के एक्स भी ले सकते हैं। ओके, इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। हम फॉर सिंप्लिसिटी यानी आज हम सिंपल कैलकुलेशंस के लिए हमने उसको प्लस लिया हुआ है। ओके, यहाँ पर जब हम पहली वेव की बात कर रहे हैं तो पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 लेंगे। मान लो कि उसका एम्पलीट्यूड a1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ले लेते हैं और उसका कांस्टेंट k1 ले लेते हैं। अब आप देखिए, इस वेव के यानी इस तरह की ये एक ऐसी वेव हो गई है जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और जिसका फोर्स कांस्टेंट, जिसका वेव कांस्टेंट या प्रोपोगेशन कांस्टेंट k1 है। अगर आप इस तरह की एक वेव लेंगे और फिर इसके अपोज में एक दूसरी वेव लेंगे y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस k2x। ओके, यहाँ पर अगर आप इस तरह की अगर वेव लेते हैं तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड a2 होगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 होगी और इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट k2 होगा। तो आप इस तरह की वेव्स की जब मैथमेटिकली जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। और वो कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल हमने लेके रखे हैं। ओके, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, फोर्स कांस्टेंट, वेव कांस्टेंट जो है प्रोपोगेशन कांस्टेंट वो अलग अलग है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। ओके, इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने का एक आसान आइडिया ये है कि हम दोनों के एम्पलीट्यूड तो अलग अलग लेंगे लेकिन बाकी सारे पैरामीटर एक जैसे ले लेंगे। बाकी सारे पैरामीटर एक जैसे लेने का मतलब ये है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, दोनों में कांस्टेंट मतलब सेम, अगर आपने दोनों वेव्स के अंदर फ्रीक्वेंसी अगर आप सेम ले लेते हैं तो फिर 2πn का मतलब होता है ओमेगा, तो ये भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको ओमेगा 1 नहीं लेना है बल्कि ओमेगा लेना है। ओके, अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए या इस कंसेप्ट को समझने के लिए इजीली। ओके, वही वाली चीज़ यहाँ पर होगी तो यहाँ पर भी ओमेगा आ जाएगा। तो ये वाला एक पैरामीटर यहाँ से हट गया, यानी आपने एक चीज़ तो सॉल्व कर लिए। दूसरी चीज़ हम ये मानकर चलेंगे कि ये दोनों वेव्स जो हैं इनका वेवलेंथ सेम है। अगर आप इनका वेवलेंथ भी सेम लेते हैं तो फिर 2π अपॉन लैम्डा, ये जो चीज़ है ये होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट k। आप इसको याद रखो, k की वैल्यू क्या होती है 2π अपॉन लैम्डा। अगर आपने लैम्डा को कांस्टेंट कर दिया तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि आपने k जो है उसको कांस्टेंट कर दिया, उसको सेम कर दिया। तो फिर ये वाली वेव का वेव कांस्टेंट या प्रोपोगेशन कांस्टेंट k ले लेंगे। ओके, और उसी तरीके से इस वेव का भी प्रोपोगेशन कांस्टेंट k लेना है। तो इस तरीके से यहाँ से ये वाला पैरामीटर भी गायब हो गया। तो इसका मतलब अब लाइट की दो अलग अलग वेव्स बाकी बची हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जिनका वेवलेंथ भी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम है, सिर्फ दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो अब इन दो लोगों के साथ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर ये कुछ अजम्पशंस करने वाले हैं। मतलब जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की जब हम बेसिक्स पढ़ेंगे तो हम जो अजम्पशंस करेंगे वो अजम्पशंस ये होंगे कि दोनों लाइट की जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड भले ही सेम अलग अलग है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उनका वेवलेंथ सेम है। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो, जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ भी सेम होता है, तो हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी जब हमने वेव मोशन की जब हमने स्टडी किया था तो हमने ये फॉर्मूला देखा था v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, बराबर है वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंटू वेवलेंथ ऑफ वेव। इन दो लोगों का प्रोडक्ट यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है वो वेव वेलोसिटी है। और अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूले से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम ये दोनों वेव्स की वेलोसिटी को भी सेम मानकर चल रहे हैं, यानी ये भी हमारा एक अजम्पशन रहेगा। ओके, तो चलो अब हम हमारा
ये जो टॉपिक है ये शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम लिया है, हमने यहाँ पर वेवलेंथ जो है उसको भी सेम लिया है, हमने यहाँ पर वेव की वेलोसिटी जो है उसको भी हम सेम लेंगे। तो ये हमारे अजम्पशंस रहेंगे। अब ये अजम्पशंस के साथ में सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है कि एक वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो हमने अलग अलग लिया हुआ है। ओके, चलो अब आप इसको देखो कि इस तरह की जो वेव्स हैं जब ये इंटरफेयर करेंगी तो इनके इंटरफेरेंस से क्या होगा। तो आप लोग देखिए, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट नंबर 1, ये इससे आने वाली एक वेव जो पॉइंट P पर आई, और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट नंबर 2, इसमें से एक वेव आई और वो भी इसी पार्टिकल पर आ गई। दोनों साइमल्टेनियसली, एक पार्टिकल P है उसके ऊपर ये दोनों भी आ गए। अब आप एक चीज़ देखिए कि S1 का डिस्टेंस ये वाला है और S2 का डिस्टेंस ये वाला है, तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि S1P जो है वो डिस्टेंस छोटा है और S2P जो है वो बड़ा डिस्टेंस है। मतलब ये वाली वेव को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ये वाली वेव को थोड़ा सा कम डिस्प्लेसमेंट, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, काय का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। ओके, ये जो डिस्टेंस है इसको हम पाथ भी कहते हैं। तो दोनों के जो रास्ते हैं, दोनों के जो पाथ है, उनके पाथ के अंदर हमको डिफरेंस नजर आ रहा है, बराबर है। यानी दोनों वेव्स इस पार्टिकल पर आ तो गए साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों वेव्स ने अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग पाथ ट्रेवल किया है। ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस या डिफरेंस ऑफ पाथ जो होगा, इट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। हम उर्दू में इस पाथ डिफरेंस को फर्क राह कहेंगे। फर्क राह का मतलब होता है राहों का फर्क। राह यानी रास्ता या पाथ या डिस्टेंस, यानी एक वेव ने, एक लहर ने ज़्यादा फासला कवर किया, दूसरी वेव ने कम फासला कवर किया। दोनों फासलों का जो फ़र्क है वो फ़र्क राह है, उसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। और ये जो पाथ डिफरेंस है इसको हम एक सिंबल दे सकते हैं, वो सिंबल है डेल्टा एक्स। ओके, इसको आप ऐसा भी इमेजिन कर लो कि मान लो ये जो पहले वाली वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है। डिस्प्लेसमेंट मतलब सॉरी डिस्टेंस, पॉइंट P का S1 से जो डिस्टेंस है मान लो कि वो x1 है, और पॉइंट P का S2 से जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो फिर इसका मतलब डेल्टा x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x2 माइनस x1। ये वाला जो नंबर हमको मिला ये है पाथ डिफरेंस का। इसको आप ध्यान में रखिए, उर्दू में हम इसे कहेंगे फर्क राह। ओके, अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट करेंगे। आप लोग एक चीज़ देखिए कि पाथ डिफरेंस के होने की वजह से और क्या चीज़ का फ़र्क पड़ने वाला है। आप देखिए, पहले वाली वेव की डिस्प्लेसमेंट की मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, वो आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1, क्योंकि अब उसका डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है वो x1 है, ठीक है, तो वहाँ पर वो KX1 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, दूसरे वाली वेव की इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा, वो आ जाएगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। आप देखिए ओमेगा और K दोनों में कांस्टेंट है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों ने डिस्टेंस अलग अलग कवर किए थे, एक ने x1 एक ने x2। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये जो वेव इक्वेशन जो लिखी हुई है, मतलब y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस KX, आप याद रखो कि ये जो चीज़ है इसको हम उर्दू में कहते हैं हटाओ, यानी डिस्प्लेसमेंट। ये जो चीज़ है इसे हम उर्दू में कहते हैं हैता, या इंग्लिश में कहेंगे एम्पलीट्यूड। और ये वाली जो चीज़ है इसको हम उर्दू में कहते हैं हैयत और इंग्लिश में इसे कहते हैं फेज़। आप याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, जिस तरह से हमने अभी पाथ डिफरेंस की बात की है, मतलब डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस की बात की है, वैसे फेजेस की भी हम बात कर सकते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। तो ये वाली क्वांटिटी फेज है। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर ये क्वांटिटी फेज है तो फिर इसमें फेज यहाँ पर ये वाला होगा, मैं इसका नाम φ1 रख देता हूँ, और इसमें फेज यहाँ पर ये होगा, इसका नाम हम φ2 रख देते हैं। और डेफिनेटली दोनों फेजेस अलग अलग हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। तो वो फेज डिफरेंस क्या होगा?
वो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। ओके, बाद वाला जो फेज है उसमें से पहले वाला जो फेज है उसको हम निकाल देंगे, सेकंड वाली वेव का फेज माइनस फर्स्ट वेव का फेज। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, यह आ जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ओके, और इस तरीके से ये हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू, आप देखो जैसे ही आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे ये ओमेगा टी प्लस में है और ये माइनस ओमेगा टी हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाता, ये के एक्स टू है माइनस के एक्स वन तो ये हो जाएगा के एक्स टू माइनस के एक्स वन, ओमेगा टी कैंसिल हो गया। इसका मतलब डेल्टा फाई के लिए फॉर्मूला मिला के एक्स टू माइनस एक्स वन, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स वन जो है ये हमारा पाथ डिफरेंस है, मतलब डेल्टा एक्स है। तो आप देखिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मिल गई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फेज डिफरेंस, उर्दू में इसे कहते हैं हैयती फ़र्क। जैसे ये फ़र्क राह है ऐसे ये फ़र्क हैयत है। ओके, ये फासलों का फ़र्क है और ये हैयतों का फ़र्क है। ओके, क्लियर। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स और ये फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, और दोनों का आपस का रिलेशन डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, चलो अब ये फॉर्मूले से इसको बेस बनाकर अब हम आगे की स्टडी करेंगे। अब आप देखिए कि आगे इससे क्या हो सकता है। ओके, हर चीज़ को आप बराबर नोट डाउन करते जाइए और आखिरी में फिर हम तमाम बातों को समराइज़ कर लेंगे। आप देखिए अभी हमको जो फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला है डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर ये जो डेल्टा फाई है ये फेज डिफरेंस है और ये जो है ये पाथ डिफरेंस है, और ये वाली जो चीज़ है इट इज़ कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट या फिर वेव कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था, जहाँ से ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैंने शुरू में ही आपको के की वैल्यू बताया था। आप याद रखो के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू ये जो के है, तो के की वैल्यू जो है वो है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। ठीक है, अब हमको देखना है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में आपस में ये जो रिलेशन है, क्या हम इस रिलेशन को यूज़ करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दोनों के डिफरेंस जो है वो बना सकते हैं? तो डेफिनेटली बना सकते हैं। देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले ऐसा इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है S1 और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है S2। यहाँ से इसकी एक वेव गई, यहाँ से इसकी एक वेव गई, ये इस तरह से, और ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिल गए। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि S1P और S2P दोनों मान लो सेम है, मतलब जो डिस्टेंस S1 से निकलने वाली वेव का था उतना ही डिस्टेंस S2 से निकलने वाली वेव का भी है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, और अगर ऐसा हुआ तो फिर डेल्टा x की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x2 माइनस x1 विल बी 0। ओके, तो अगर दो अलग अलग वेव्स इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करती हैं पॉइंट पर P पर पहुंचने के लिए, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस अगर S1 और S2 दोनों से अगर एक जैसा रहता है, सेम डिस्टेंस पर अगर वो होती है, तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं। और अगर पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो ये वैल्यू आप यहाँ ला के पुट कर दो। आप देखो क्या होगा, ये वैल्यू अगर आप यहाँ रख दोगे तो ये बन जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 0। इसका मतलब ये 0 आ गया। तो अगर दो वेव्स में पाथ डिफरेंस 0 होता है तो उनमें फेज डिफरेंस भी 0 होता है, मतलब वो दोनों वेव सेम फेज में पहुंचेंगे वहां पर। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आ गया कि अगर दो अलग अलग वेव्स का डिस्टेंस अगर इक्वल होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर,
यानी दो अलग अलग वेव्स एक पार्टिकल पर सेम डिस्टेंस अगर कवर करती हैं तो उनका पाथ डिफरेंस जीरो होगा, लेकिन साथ ही साथ उनका फेज डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। ओके, जाहिर सी बात है ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर पॉइंट P जो है वहां पर इंटेंसिटी बढ़ना ही है, क्योंकि दोनों वेव सेम फेज में, अगर फेज डिफरेंस जीरो है, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ φ2 = φ1। मतलब दोनों की दोनों जो वेव्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक जैसे फेज में वहां पर पहुंच गए। और जब ये दोनों एक जैसे फेज में पहुंचेंगे तो दोनों मिलकर पार्टिकल को या तो ऊपर उठाएंगे या दोनों मिलकर पार्टिकल को डाउन लेके जाएंगे। अगर दोनों ने मिलकर ऊपर उठाया तो भी बहुत ऊपर उठेगा, अगर दोनों वेव्स ने मिलकर डाउन किया तो बहुत नीचे जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड तो बढ़ा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत बढ़ेगा। और अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ा, इसका मतलब इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी और ये पॉइंट ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। ओके, तो ब्राइट स्पॉट होने के लिए पहली कंडीशन जो हमको नजर आई वो ये है कि फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए, वैसे ही फेज डिफरेंस भी जीरो होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहां पर मिल गया। ओके, चलो और आगे बढ़ाते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। अब आप एक चीज देखिए कि जो पहले वाली वेव है उसकी इक्वेशन है A1 sin ωt प्लस kx1। इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो ये वाला है, ये हैता है उस लहर का, ये एम्पलीट्यूड है। क्या इंटेंसिटी के साथ में इस एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन है या हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। क्या रिलेशन हो सकता है, आइए उसको पहले हम देख लेते हैं, ताकि फिर हमारा आगे का जो डिस्कशन है वो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए। ठीक है, आप याद रखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा एक मेथड आपको बताता हूँ। आप याद रखो कि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एनर्जी डेंसिटी के रूप में देखेंगे। यानी हमको ये देखना है कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नथिंग बट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ लाइट एट पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो इंटेंसिटी है, मान लो। अगर इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी डेंसिटी लेते हैं तो इसका मतलब वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। अगर हम इंटेंसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लेंगे तो फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा I = काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा ½m/v²। ये v जो है ये मैक्स है, अपॉन वॉल्यूम को हम कैपिटल V लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो v मैक्स है एक्चुअली ये उस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है। वो पार्टिकल जो उस वेव की वजह से SHM में आ गया था, यानी वो SHM कर रहा था ऊपर नीचे, वो पार्टिकल P। ये जो v मैक्स है इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P ड्यू टू SHM। ओके, अब क्योंकि ये पार्टिकल SHM में है और SHM में ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ω/a के बराबर। ये SHM में ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वहाँ का। मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM इज ω/a। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड a इज द एम्पलीट्यूड। तो आप v मैक्स की ये वैल्यू यहाँ ले सकते हो। अगर आपने ये वैल्यू यहाँ ले लिए तो ये फॉर्मूला कुछ तो भी ऐसा बन जाएगा ½ v मैक्स का स्क्वायर मतलब ω/a का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा v। ओके, मैंने v मैक्स की जगह पर ω/a ले लिया हूँ। चलो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, ये आ जाएगा I = 1/2, ऊपर से यहाँ पर m है मास, नीचे से वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर। और अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो m/v है यानी मास अपॉन वॉल्यूम, आप इस मास अपॉन वॉल्यूम को भी हटा सकते हो। मास अपॉन वॉल्यूम इज ऑलवेज डेंसिटी, बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I = 1/2 रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ओके, अब ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, आपने डेफिनेटली इतना तो नोट कर लिया होगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा I = 1/2 रो इंटू ये जो ओमेगा है मैं इसको लिख सकता हूँ 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप f भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हो, और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू a का स्क्वायर। ठीक है,
और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये 2 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको मिलेगा 2 टाइम्स पाई स्क्वायर, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचेगा, 2 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए या इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव के लिए। कोई भी वेव, दुनिया की कोई भी वेव जो मैकेनिकल वेव है जिसके अंदर पार्टिकल SHM करते हैं, उस पर्टिकुलर वेव की इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमने जब ये पूरा कंसेप्ट शुरू किए थे उस वक्त हमने कुछ बातें जो है वो सपोज किए थे। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमने अज्यूम किया था कि फ्रीक्वेंसी सेम है, साथ ही साथ हमने वेलोसिटी को सेम जो है वो लिया था, हमने वेवलेंथ जो है उसको भी सेम लिया था। जब ये सारे लोग सेम है, सिर्फ एक चीज़ है जिसको सेम नहीं लिया था और वो एम्पलीट्यूड था। एम्पलीट्यूड हमने सेम नहीं लिया था, पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2 था, तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं लिए थे। इसका मतलब ये हुआ, अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर वेलोसिटी सेम है इसका मतलब वो मीडियम सेम होगा, क्योंकि एक मीडियम में एक वेव की वेलोसिटी एक ही जैसी रहती है। तो वेलोसिटी सेम है मतलब मीडियम सेम है, और मीडियम सेम है मतलब डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी सेम हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब 2 पाई स्क्वायर एक नंबर हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, सेम हो गई मतलब कांस्टेंट हो गई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई है, फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई है। बदलने वाली चीज़ एम्पलीट्यूड है। ओके, तो हम यहाँ पर इन सब को हटाकर इनकी जगह पर एक कांस्टेंट ले सकते हैं। मान लो कि वो कांस्टेंट का नाम मैं के डैश रख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने के पहले वो 2 पाई अपॉन लैम्डा लिया था, ये जो के है, तो इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं आने को ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक नया कांस्टेंट के डैश ले लेता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर एक नया कांस्टेंट के डैश ले लिया तो मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के डैश इंटू ए स्क्वायर, और इक्वल टू और के डैश को अगर मैं हटा देता हूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे मिला, I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, कोई भी वेव, दुनिया की कोई भी लहर अगर आप लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। उसको हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, यानी इस तरह से ये आइडिया आपको ध्यान में रखना है। तो चलो, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ, I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या फिर I इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के डैश इंटू ए स्क्वायर। ओके, के डैश इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोपोगेशन कांस्टेंट के। वो के जो हमारा पुराना जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो नहीं है, बल्कि ये कोई तो भी एक नया कांस्टेंट है। ओके, चलो अब हम वापस आते हैं हमारे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के टॉपिक के ऊपर। अब हमने एक चीज़ देख ली है कि जो वेव्स हैं उन वेव्स की मतलब इंटेंसिटी जो है वो उनके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। अब आप देखिए, जो पहले वाला जो सोर्स ऑफ लाइट था S1, जिसमें से एक वेव निकली थी, उसकी इक्वेशन थी y1 बार इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1। ओके, तो इसका एम्पलीट्यूड A1 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर वेव से निकलने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी होगी I1, और वो प्रोपोर्शनल होगी A1 के स्क्वायर से। ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर बात करें तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पहले वाली वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम उसको यहाँ लिख देते हैं तो वो आएगा I1 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के डैश इंटू A1 का स्क्वायर। ओके, सेम यही कहानी रिपीट होगी। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वेव ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट y2 लेना पड़ेगा, उसकी इक्वेशन, उसका एम्पलीट्यूड A2, उसका डिस्टेंस x2। अब इसकी इंटेंसिटी होगी I2 और वो डिपेंड करेगी स्क्वायर ऑफ सेकंड एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव। I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। ओके, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ नोट कर दूं तो ये आएगा I2 इज इक्वल टू K इंटू A2 का स्क्वायर। ये दो इंटेंसिटी के फॉर्मूले आप
देखिए इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इनको बेस बनाकर अभी हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इंटेंसिटी के बारे में बात कर ली है। अब सवाल ये है कि क्या ये A1 और A2 जो है इन लोगों में भी आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? याद रखिए बिल्कुल हो सकता है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि मान लो ये वाला जो वेक्टर है ये A1 है, ओके, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये जो वेक्टर है मान लेते हैं कि ये A2 वेक्टर है, यानी ये एक पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड, ये दूसरे वाली वेव का एम्पलीट्यूड, और इन दोनों वेव्स के बीच में यहाँ जो डिफरेंस है या यहाँ पर जो एंगल है वो फाई है, फेज एंगल। तो अगर ये दो अलग अलग वेक्टर है तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो डेफिनेटली आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी, वेक्टर में जब एक वेक्टर इधर हो दूसरा वेक्टर इधर हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो अलोंग द डायगोनल जाएगा, ऐसे, बराबर है। यहाँ पर ये इस तरीके से जाएगा। अगर आपने ये पॉइंट्स को ऐसे इसके साथ जोड़ दिए, यहाँ इसके साथ जोड़ दिए, तो इट विल बिकम ए पैरेललोग्राम, और इस तरह से ये वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। ये वाला जो वेक्टर यहाँ पे बीच में मिला, मैं इसका नाम आर रख देता हूँ। ओके, ये सब के सब वेक्टर लोग हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अगर ऐसा है, अगर ये पहला वेक्टर A1, ये दूसरा वेक्टर A2, और ये उन दोनों का रिजल्टेंट R है, तो ऐसी कंडीशन में इस R का एक फॉर्मूला होता है, R बार इज इक्वल टू, या उसके मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम सिर्फ R लिखेंगे, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर, प्लस दूसरे वाली वेव का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इंटू कॉस फाई। ओके, ये एक चीज़ आप याद रखिए। तो आप देखिए हमने अभी यहाँ पर ये बात की है कि ये पहला वेक्टर A1, दूसरा वेक्टर A2, दोनों का रिजल्टेंट R, और उसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब आप एक काम कीजिए कि ये फॉर्मूला जो हमारे पास मिला हुआ है, इस फॉर्मूले के दोनों साइड का आप स्क्वायर कर डालो। जब आप इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, यह आ जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यह आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इंटू कॉस फाई। फाई इज द फेज एंगल या फेज डिफरेंस दोनों के बीच में। ओके, अब आप एक चीज देखो कि ये R का स्क्वायर है, और ये वाला जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, इसको बेस बनाकर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना सकता हूँ। आप देखिए I इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होना चाहिए। I इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और अगर मैं ये साइन हटा लेता हूँ तो यहाँ पर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट K डैश आ जाएगा। ओके, इसका मतलब अगर मुझे R स्क्वायर की वैल्यू लेना है तो ये K डैश को इधर सरकाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा R स्क्वायर की जगह पर ये आ जाएगा I अपॉन K डैश इज इक्वल टू, अगर ये I यहाँ पर याद रखो ये I इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ओके, जो फाइनलाइज जो इंटेंसिटी बन रही है उसकी बात हो रही है, फाइनलाइज इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। तो I अपॉन K डैश, A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले पर से अगर निकालेंगे K1 डैश को इधर ला लो तो ये आ जाएगा I1 अपॉन K डैश। ओके, प्लस A2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले पर से इसकी वैल्यू आ जाएगी I2 अपॉन K डैश प्लस 2 टाइम्स, अब यहाँ पर A1 है तो A1 मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट अगर आप इसको लेते हैं तो ये अंडर रूट के अंदर कुछ तो भी ऐसा आ जाएगा I1 अपॉन K डैश इंटू A2 की जगह पर आ जाएगा स्क्वायर रूट I2 अपॉन K डैश इंटू कॉस फाई। ओके, चलो इसको एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा I अपॉन K डैश इज इक्वल टू I1 अपॉन K डैश प्लस I2 अपॉन K डैश प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर ये दोनों अंडर रूट को आप ऊपर ऊपर अंदर ले लो एक साथ, I1 इंटू I2 और अपॉन में अंडर रूट K डैश, अंडर रूट K डैश, ये हो जाएगा K डैश इंटू कॉस फाई।
एक ख़ास बात नज़र आ रही है कि हर एक के अपॉन में के डैश है दोनों साइड में। अगर दोनों साइड में के डैश है तो के डैश कट जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो, और जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। याद रखो आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमको मिला। ये फार्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का है और ये वाला जो फार्मूला है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का है। और जैसा आप देख रहे हो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में कॉस फाई है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है इट डिपेंड्स ऑन फेज एंगल या फेज डिफरेंस। वैसे ही इंटेंसिटी के फॉर्मूले में भी कॉस फाई है, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है पॉइंट पी पर वो भी उस फेज एंगल पर या वो फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फेज डिफरेंस जो रहेगा दो पार्टिकल्स के बीच में वो डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा वहां पर, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस जगह पर क्या होगी। क्या वो पॉइंट ब्राइट पॉइंट बनेगा, क्या वो पॉइंट डार्क पॉइंट बनेगा, ये डिसाइड करेगा फाई, यानी फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम ये दो जो फॉर्मूले हैं इनको बेस बनाकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है इन दो चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी हमको तामीरी तदाखुल नूर जो है वो देखना है। आप याद रखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। अगर दो वेव्स एक पार्टिकल पर अगर आते हैं और उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अगर बढ़ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होना या फिर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर लिखता हूँ तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। ये फॉर्मूले के अंदर मुझे I मैक्स लेना है, मैक्सिमम लेना है। अब आप देखिए कि मैक्सिमम, ये I की वैल्यू मैक्सिमम उस वक्त होगी जब ये कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि कॉस फाई मस्ट बी मैक्सिमम। अब कॉस फाई मैक्सिमम क्या होता है, तो आप याद रखिए साइन हो या कॉस हो उनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, बराबर है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा मैथमेटिकल। तो कॉस फाई की हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे +1। अगर हमने यहां पर इसको +1 ले लिया तो ये फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 इंटू 1। कॉस फाई की वैल्यू 1 है, 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 1 है वो। चलो इसको मैं थोड़ा सा तरतीब बदल के लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ I इज इक्वल टू, ये जो I1 है क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता अंडर रूट I1 का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर है। I1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 का स्क्वायर। ये जो I2 है हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I2 का स्क्वायर, प्लस ये वाला जो नंबर है इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि ये अंडर रूट I1 जो है, मान लो कि इसको थोड़ी देर के लिए A समझ लो, इसको थोड़ी देर के लिए B समझ लो, तो क्या ये ऐसा नहीं बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB? ओके, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इसको A ले लेता हूँ, इसको B समझूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो ये A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2AB जो है इट इज़ द फॉर्मूला फॉर A प्लस B होल स्क्वायर, बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला एकदम। तो यहाँ पर एक ख़ास बात ये हो रही है कि ये जो कंसेप्ट, ये जो फॉर्मूला दिखा ये बायनोमियल एक्सपांशन का ये वाला फॉर्मूला है। और अगर ये फॉर्मूला ऐसा है तो फिर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, यह आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और इन दोनों का स्क्वायर।
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो इतना होगा। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर किसी जगह पर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट इंटेंसिटी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड इंटेंसिटी, इन दोनों का टोटल स्क्वायर, होल स्क्वायर, अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस अंडर रूट आई टू स्क्वायर का, यानी अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ये हो गया इंटेंसिटी के रूप में। चलिए अब हम चलते हैं एम्पलीट्यूड के रूप में, इसका मामला क्या होगा। तो अगर हमको एम्पलीट्यूड के रूप में अगर इसको देखना है तो देखो, आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वन ए टू कॉस फाई। अब आप देखिए कि अगर आपको आर को कांस्टेंट, आर को अगर मैक्सिमम करना है तो ये लोग तो बढ़ नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट लोग रहेंगे। इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम करना है तो डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा कॉस फाई पर। तो जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब आर को मैक्सिमम करना है तो कॉस फाई को मैक्सिमम करना पड़ेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू है +1। तो अगर इसकी वैल्यू +1 है तो फिर ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वन ए टू इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई इज 1। इसका मतलब उसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, यहां पर अगर लिख भी दिए तो ये इंटू 1। अब आप गौर से देखो, ये ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वन ए टू, इसका मतलब ये बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अगर कैंसिल कर दिया जाए तो आपको मिलेगा आर इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब हमको यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मिली कि अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कराना है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर दोनों जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड को ऐड कर लो, वो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा आर इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। तो ये मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन आ गई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के रूप में। तो यहाँ पर हमको दो जो अलग अलग फार्मूले मिले हैं, आप देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला फार्मूला हमको मिला था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर। ओके, ये इंटेंसिटी का फार्मूला था, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फार्मूले के रूप में वो आ गया आर इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। ठीक है, ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही बेस बनाकर, मतलब ये मैंने इंटेंसिटी और यानी इंटेंसिटी के रूप में मैंने आपको ये फॉर्मूले अभी बताए। अब मुझे यहाँ पर फेज डिफरेंस का कंसेप्ट को यूज़ करके मुझे पाथ डिफरेंस की कंडीशन जो है वो बनाना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, चलिए देखते हैं। आप देखिए, हमने फॉर्मूला देखा था डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ओके, व्हाट इज डेल्टा फाई? डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। अब वो जो फेज डिफरेंस है, आप लोग देखिए, अगर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कराना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डेल्टा फाई की एक कंडीशन तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो 0 होना चाहिए। अब 0 लेते हैं तो डेल्टा एक्स जो है उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो भी 0 आ जाएगा, और वो इस तरह से दोनों वेव्स का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। क्या डेल्टा फाई इक्वल टू 0 के अलावा भी कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो डेफिनेटली हैं। कौन सी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, चलिए उस पर हम पहले बात करते हैं। आप देखिए, हमने देखा कि इंटेंसिटी हो या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो, ये दोनों लोग मैक्सिमम उस वक्त होते हैं जब फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती, जब कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ओके, और हमको मालूम है कि कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू है +1। तो चलो यहाँ पर हम उसी कंडीशन को लाएंगे, यहाँ पर कॉस फाई इज इक्वल टू +1। अब कॉस फाई इज इक्वल टू +1 कब पॉसिबल है? ये उस वक्त पॉसिबल है जब फाई की वैल्यू या तो 0 हो, या फिर इसके अलावा 2 पाई हो, 2 पाई के अलावा 4 पाई हो, या 6 पाई हो,
बराबर। ये सारे नंबरों के लिए cos फाई की वैल्यू +1 आएगी। अब आप देखिए, अगर फाई की ये वैल्यूज़ हैं, मतलब फाई या डेल्टा फाई, दोनों का मीनिंग सेम ही है यहाँ पर। ओके, फाई का मतलब हम यहाँ पे फेज डिफरेंस के रूप में ही बात कर रहे हैं, जिसको हमने डेल्टा फाई लिखा हुआ है। तो आप लोग एक चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ पर फाई की यानी डेल्टा फाई की ये वैल्यूज़ अगर यहाँ लेता हूँ तो मुझे पाथ डिफरेंस की वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, आप देखो ये आ जाएगा λ/2π इंटू 0, पहली वैल्यू लिया तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पहली वैल्यू आ गई 0, बराबर है। 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आ जाएगा। अब आप सेकंड वैल्यू ले लो यहाँ पे इंटू 2π, तो 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ लैम्डा आ गया। अब आप यहाँ पर 4π ले लो इस जगह पर, जब 4π लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 लैम्डा। आप यहाँ पर अगली वैल्यू ले लो 6π, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, मतलब 3, तो 3 लैम्डा। तो क्या चीज़ हो रही है, बहुत ही ख़ास बात हो रही है यहाँ पे। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो हमको मिल रही है इस पर्टिकुलर फार्मूले से, वो फार्मूला हमको मिल रहा है 0, यहाँ पर ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। आप लोग देख रहे हो कि ये जो 1, 2, 3 ये सब इंटीजर्स हैं, बराबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, हम ऐसा कह सकते हैं। ये फॉर्मूले को देखकर ऐसा लग रहा है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्डा। यहाँ पर याद रखो कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। तो ये हमारे लिए बेसिक कंडीशन बन गई, यानी बेसिक कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस। दो अलग अलग वेव्स हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहे हैं और उनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है, n का मतलब है 0, 1, 2, 3, ओके, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पर होगा। ओके, ये थी कंडीशन पाथ डिफरेंस की। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसको पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली उसकी डिटेल्स जो है वो देख लिए। चलिए अब आखिरी में यानी आज के इस लेक्चर का हमारा जो लास्ट आखिरी जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस बनाना है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उर्दू में बोलेंगे तखरीबी तदाखुल नूर। आप देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त पॉसिबल होगा जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। ओके, अब मैं पहले यहाँ पे आर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। आपको आर को मिनिमम लेना है। आप देखिए, अगर आपको आर को मिनिमम लेना है तो ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप cos फाई को मिनिमम लेंगे, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू है -1, ओके, मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ये -1 यहाँ ले लेंगे, यह आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस फाई, और वो है -1। ओके, ये -1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स a1 a2 इंटू -1, मतलब ये हो जाएगा -2 टाइम्स a1 a2। आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और अगर आपने ये स्क्वायर से ये स्क्वायर हटा दिए आपको फॉर्मूला मिलेगा आर इज इक्वल टू a1 माइनस a2। याद रखो ये मिनिमम का फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिला कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और उसकी मिनिमम वैल्यू होगी a1 माइनस a2। वो जो दोनों हमने अलग अलग वेव्स लिए थे, S1 और S2 से आने वाले, S1 से आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड a1 था, S2 से आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड a2 था। दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो आर मिनिमम हो जाएगा। ओके, यानी डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूला हो गया एम्पलीट्यूड के रूप में। ओके, सेम ऐसा ही हम लोग इंटेंसिटी के रूप में भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी के रूप में आप देखिए क्या होगा। चलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हम इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला लेंगे तो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2
इंटू कॉस फाइव, मतलब ये भी कॉस फाइव पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब अगर ये कॉस फाइव पे डिपेंड कर रही है तो हम लोग यहाँ पर कॉस फाइव की मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमको आई मिनिमम लेना है। आई मिनिमम इज इक्वल टू, यानी ये कब होगा आई मिनिमम, जब कॉस फाइव की वैल्यू मिनिमम होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1। ये चीज़ यहाँ ला के रख दो, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 इंटू -1। इसका मतलब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये 2 टाइम्स I1 I2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा -2 टाइम्स अंडर रूट I1 इंटू I2। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रीअरेंज करके लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर, I2 को मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2। ओके, ये स्क्वायर रूट ऑफ I1 है। आप देखो, इसको A समझ लो, इसको B समझ लो, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। इसका मतलब ये A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये आ जाएगा I मिनिमम इज इक्वल टू A माइनस बी, A है अंडर रूट I1 माइनस B है अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ओके, तो I मिनिमम का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अभी हमने कुछ देर पहले R मिनिमम का फॉर्मूला देखे थे, वो फॉर्मूला था A1 माइनस A2 के बराबर। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हम मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी और मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस तरह से हम उनके फॉर्मूले जो है वो बना सकते हैं। ओके, ये हो गया यहाँ पर इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के मिनिमम वैल्यूज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमको यहाँ पर पाथ डिफरेंस की कंडीशन बनाना है। तो आप पाथ डिफरेंस की कंडीशन देखिए किस तरह से बनेगी। आप देखिए, कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू है -1। इसका मतलब ये है कि फाई की जो वैल्यू है, कौन सा एंगल होता है जिसकी कोसाइन की वैल्यू -1 होती है, तो वो है 180 डिग्री। ये चीज़ ध्यान में रखो आप, 180 डिग्री का कोसाइन जो है वो -1 होता है। 180 डिग्री मतलब पाए। अब यहाँ पर ये पाए के साथ में कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअली ये 1 पाए है एंड 1 इज़ द ऑड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगला जो ऑड नंबर है वो आएगा 3 पाए, फिर उसके बाद वाला अगला ऑड नंबर आएगा 5 पाए, फिर अगला ऑड नंबर आएगा 7 पाए। तो इन सब के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के लिए कॉस की वैल्यू जो है वो -1 होगी। ओके, तो ये अगर फेज डिफरेंस इतना आता है तो इन सब के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू ये वाले नंबर, अब आप देखो 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर्स अगर लेना है और उसको 1 से स्टार्ट अगर करना है तो आप उसको ले सकते हैं 2n-1 इंटू पाए। याद रखो यहाँ पे +1 भी ले सकते हैं। अगर आपने +1 लिया तो n की वैल्यू को आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आप n की वैल्यू को इफ़ यू स्टार्ट n फ्रॉम 1 2 3 तो आपको 2n-1 लेना पड़ेगा इसमें। ओके, और यहाँ ज़रूरी है n की वैल्यू 1 से क्यों स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक रीज़न ये है कि इंटरफेरेंस के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है वो जिसको 0 बोलेंगे हम लोग, वो हमेशा ब्राइट रहता, वो डार्क नहीं रहता। इसीलिए, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर वो कभी सेंटर में आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम उसको 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो 2n-1 ही लेना है आपको। ओके, 2n-1 इंटू पाई, दिस इज द कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस। अब इसी को यूज करके आप पाथ डिफरेंस की कंडीशन बना लो। देखो, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस है 2n-1 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसल। इसका मतलब डेल्टा x इज इक्वल टू क्या आ गया, वो आ जाएगा 2n-1 इंटू λ/2। डेल्टा x इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा भी रख सकते हो, या अगर आपने 2 को अंदर ला लिया तो ये ऐसा हो जाएगा n-1/2 इंटू लैम्डा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये है पाथ डिफरेंस का फार्मूला। यानी पाथ डिफरेंस जो है, अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी n-1/2 टाइम्स लैम्डा, या फिर 2n-1, यानी ये ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तमाम डिटेल्स जो है वो अब
यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं आखिरी में आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो बेसिक कंडीशंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों की सिर्फ बेसिक कंडीशंस जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप देखिए, इसकी बेसिक कंडीशन ये है कि फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस की वैल्यू जो है वो होना चाहिए n टाइम्स लैम्डा। ओके, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2n इंटू लैम्डा बाय 2 भी लिख सकते हैं। याद रखो 2n का मतलब इवन नंबर होता है, इसका मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू इवन नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये कंडीशन आ गई फेज डिफरेंस की फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मुझे यही वाली कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लेना है तो मैं यहाँ पे लूँगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ये जो n है इसकी जगह पर मुझे लेना है n माइनस हाफ टाइम्स लैम्डा, या फिर मैं इसको अगर रीअरेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, लेकिन 2n माइनस 1 इज ऑड नंबर, देयरफॉर डेल्टा फाई इज इक्वल टू ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो आप याद रखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस का ये कंसेप्ट है। ओके, सेम यहाँ पर, सॉरी ये फेज डिफरेंस नहीं है बल्कि ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस का मामला आ गया, ये डेल्टा एक्स है, यानी यहाँ पर ये जो कुछ भी हमने बात की है तो एक्चुअली ये पाथ डिफरेंस के रूप में हमने इसको लिखा है। तो पाथ डिफरेंस जो है वो ऐसा होना चाहिए। और जब हम यहाँ पर नंबर 2 फेज डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू, आप लैम्डा की जगह पर 2 पाई इमेजिन कर लो, ये 2 पाई अपॉन पाई कैंसिल हो जाता, इसका मतलब ये होगा ये आ जाएगा n इंटू लैम्डा की जगह पर 2 पाई ले लेंगे। ओके, इसका मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n इंटू पाई, इसका मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n इज द इवन नंबर, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाता है फेज डिफरेंस के रूप में, यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा। ओके, और जब हम लोग इधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर फेज की अगर बात करेंगे, यह आ जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए n माइनस हाफ इंटू लैम्डा की जगह पर आप 2 पाई ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 बराबर, ये 2 को अगर हमने यहाँ पर उसको अरेंज किया तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई एंड 2n माइनस 1 इज ऑड, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, तो आप देखिए बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और फेज डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसी अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और फेज डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, तो ये थी कहानी आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर की, यानी आज हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बेसिक जो है वो कंप्लीट कर दिया और बहुत अच्छे से हमने देखा कि जो 2 टाइप के जो इंटरफेरेंस होते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, उन दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशंस क्या होती है और क्यों होती है, हमने वो भी देखा। यानी पूरी तरह से हमने उसको आज के इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। पूरे लेक्चर को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसको बेस बनाकर जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे तो वो अब हम आगे के लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। ओके, स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे स्कोर बनाते रहिए। कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।